सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, इसमें हम लोग 3D चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें अप्रॉक्स 62 क्वेश्चन है, 62 क्वेश्चन है। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आप सब्जेक्टिव भी इससे आपका क्लियर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा और साथ ही साथ हम जितने भी क्वेश्चंस हैं सबका डिटेल सॉल्यूशन करते रहेंगे, जिससे ये होगा कि आपका सब्जेक्टिव भी जो क्वेश्चन है वो इसी तरह का आता है, तो उससे वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए आप हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन इस चैप्टर से है वो पूरा कन्फ्यूजन पूरा जड़ से जाने वाला है। और आप बोर्ड के एग्ज़ाम में आपसे जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं वो आपका पूरे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो आइए बिना हम लोग क्षण देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से उसका शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जेड अक्ष की दिक् को ज्याएं होती है। जेड अक्ष का बात किया जा रहा है, तो पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है जेड अक्ष का दिक् को ज्या। तो ये ध्यान में रखिएगा, ऐसे मेनली जो निर्देशांक होता है वो एक्स अक्ष, फिर वाई अक्ष और फिर कौन सा अक्ष है, जेड अक्ष होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है जेड अक्ष की दिक् को ज्याएं, तो जो अक्ष के बारे में बात करेगा उसका वैल्यू जो होगा 1 होगा और बाकी जितने भी अक्ष होंगे उसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो देखो यहाँ x लिखा हुआ है, x का वैल्यू कितना 0, y का वैल्यू कितना 0 और जेड अक्ष के बारे में बात किया है तो जेड का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो इस तरह से हम लोग जेड अक्ष की दिक् को ज्याएं निकालते हैं। अगर आपसे यहाँ पूछे एक्स अक्ष की दिक् को ज्याएं, अगर आपसे पूछ दे एक्स अक्ष की दिक् को ज्याएं, तो इसका क्या होगा, ध्यान रखिएगा, आगे ये सब क्वेश्चन आगे आ सकता है। तो एक्स अक्ष की दिक् को ज्याएं कहेंगे तो जिसका कोज्या बोलेगा उसका वैल्यू 1 और बाकी जो रिमेनिंग रहेगा, जो बचा हुआ रहेगा, उसका वैल्यू 0 होता है। तो एक्स अक्ष के बारे में बोला है तो क्या होगा, 1 0 और क्या होगा 0। लेकिन अगर वाई अक्ष का बोले तो क्या होगा, 0 1 0। तो हम लोग का जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है जेड अक्ष की दिक् को ज्याएं होती है, तो क्या होता है, जेड अक्ष के बारे में बात किया है तो एक्स भी 0 वाई भी 0 और जेड का वैल्यू कितना 1, यानी 0 0 और क्या होगा 1, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा 2 सरल रेखाएं हैं, 2 सरल रेखाएं हैं। एक सरल रेखा का जो दिक् अनुपात दिया गया है वो L1 है, M1 है और N1 है, और दूसरा सरल रेखा जो है वो L2 है, इसका दिक् अनुपात M2 है और क्या है, N2 है। और कह रहा है क्या दोनों सरल रेखा परस्पर जो है लंबवत कब होता है। परस्पर लंबवत कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 0 के बराबर होता है। मतलब डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल का जो योग करेंगे वो आपका 0 के बराबर आ जाए। यानी क्या बोल सकते हैं, L1 को गुना करें किसके साथ, L2 के साथ, तो L1 L2 प्लस M1 को किससे, M2 के साथ, तो M1 M2 और फिर N1 को N2 के साथ, तो N1 N2 और बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये कंडीशन होता है लंबवत होने का। ठीक है, तो इसमें हम लोग खोज लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। इसमें क्या है कि दोनों सरल रेखा लंबवत हैं, तो लंबवत में क्या काम करेंगे, दोनों का जो दिक् अनुपात है उसका गुणनफल का जो योग होता है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हम लोग फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी था, सेकंड का ऑप्शन नंबर ए था, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, यदि किसी सरल रेखा का दिक् अनुपात a, b, c है, एक सरल रेखा है और उसका जो दिक् अनुपात दे दिया है वो दिक् अनुपात कितना दिया है, a, b, c, a, b और c दे दिया है। अब कह रहा है क्या उसकी दिक् को ज्याएं होगी, उसका हम लोग का दिक् को ज्या निकालना है। तो दिक् को ज्या कैसे निकालते हैं, तो अगर इसको हम लोग कुछ कह देते हैं वेक्टर, मान लिया ए बोल देते हैं, तो वेक्टर ए कितना हो गया, इसका दिक् अनुपात दिया गया ए, बी और सी दिया गया है, और हम लोग को निकालना है दिक् को ज्याएं। तो दिक् को ज्याएं हम लोग कैसे निकालेंगे, दिक् को ज्याएं हम लोग निकालते हैं इस तरीका से। दिक् को ज्याएं करते हैं क्या, जो लिखा हुआ पहले उसको ए अब बटा √a² + b² + c², मतलब उसका हम लोग क्या लेते हैं, परिमाण लेते हैं। अगर इसको हम लोग मान लेते हैं, ये दिया गया है a, b और क्या दिया गया है, c दिया गया है, तो इसका वेक्टर a को कह दिए हम लोग a_, b j और c कह दिए k। तो इसका मॉड हम लोग कैसे निकाल लेंगे, a का मॉड क्या कर देंगे, √a²
प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या कर सकते हैं सी स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे ए, इसको हम लोग ए दिया गया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट सिग्मा ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि इसी का वैल्यू है। ठीक है, सिग्मा ए स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका बी वाला को निकालें तो बी बटा सिग्मा क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर ए यहाँ बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और सी बटा क्या लिख सकते हैं सिग्मा सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीका से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ये जो है ऑप्शन नंबर 4 भी आ रहा है, लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो भी सही है। यानी इसका जो ऑप्शन इसका ए दिया गया है तो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं ए बटा सिग्मा ए स्क्वायर, और फिर क्या लिख सकते हैं बी बटा सिग्मा बी स्क्वायर, और फिर क्या लिख सकते हैं सी बटा अंडर रूट सिग्मा सी स्क्वायर। तो इसका अगर आप बुक में देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, लेकिन ये जो है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी जो है वो दोनों सही है। ठीक है, इसलिए सही है क्योंकि इसको हम ए भी बोल सकते हैं, इसको बी भी बोल सकते हैं, और इसको हम सी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं, या फिर ए स्क्वायर, और सब तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों बराबर है तो इसको ए स्क्वायर, इसको भी ए स्क्वायर कर सकते हैं, और इसको भी कितना कर सकते हैं ए स्क्वायर। तो इस तरीका से ऑप्शन डी भी आ रहा है और ऑप्शन ए भी हो रहा है, तो इसका ऑप्शन ए भी सही है और डी भी सही है। ठीक है, आंसर थोड़ा उसमें गलती दिया गया है, उसको आप चेक कर सकते हैं। अगला बोल रहा है क्या, इसका ए और डी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है ये क्या कह रहा है, एक सरल रेखा अल्फा बीटा गामा से गुजरती है। एक सरल रेखा है जो एक बिंदु से गुजर रहा है और उस बिंदु का निर्देशांक है अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, और इसका जो दिक् कोज्या है वो एल एम एन है। तो इस सरल रेखा का समीकरण बताना है। तो सरल रेखा का जो समीकरण होता है वो देखिए क्या होता है, सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का जो समीकरण होता है x माइनस x1 बटा ए, y माइनस y1 बटा b, और बराबर होता है z माइनस z1 और बटा क्या होता है c। और जिस बिंदु से गुजर रहा है वो बिंदु को हम लोग बोलते हैं, ये बिंदु कौन सा है, अल्फा है, बीटा है और गामा है। तो जिस बिंदु से गुजरता है तो ये जो है आपका काम करता है x1 का, ये आपका काम करता है y1 का, और ये आपका काम करता है z1 का। तो ये समीकरण में हम लोग उसको रखेंगे तो क्या होगा, x माइनस x1 की जगह क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, और बटा क्या बोल रहा है a, और इसका देखिए दिक् कोज्या ए, जो ए बी और सी जो है ये आपका दिक् कोज्याएं हैं। तो दिक् कोज्या इसमें क्या क्या है, ए बी सी बोल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिक् कोज्या क्या बोल रहा है, एल एम एन, एल एम एन। तो एल हो गया ये यहाँ पे, फिर वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, वाई वन का वैल्यू कितना है बीटा, और बटा इसके बाद क्या है एल नहीं, क्या बोल रहा है इसमें अब एम बोल दिया है, और इसके बाद जेड माइनस जेड वन, तो जेड माइनस जेड वन का वैल्यू कितना है गामा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा एन हो जाएगा। अब ऑप्शन मिला लीजिए, एक्स माइनस अल्फा बटा एल, एक्स माइनस अल्फा बटा एल, वाई माइनस बीटा बटा एम, और जेड माइनस गामा बटा एन, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी होगा सही। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। कह रहा है दो सरल रेखाओं का दिक् अनुपात है, वो कितना है, दो सरल रेखा है, इसका दिक् जो अनुपात दिया गया है, दोनों सरल रेखा का दिक् अनुपात, एक जो सरल रेखा का दिक् अनुपात है वो दिया गया है क्या, एल एम एन, और दूसरा सरल रेखा जो है उसका दिक् अनुपात दिया है L1 M1 और क्या दे दिया है N1 दे दिया है। ठीक है, अब कह रहा है क्या, समांतर होने का शर्त। तो दोनों चीज याद रखिएगा, एक होता है समांतर होने का शर्त और एक होता है लंबवत होने का शर्त। तो लंबवत होने का शर्त आपको देखिए क्वेश्चन नंबर हम 2 में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, और समांतर होने का शर्त क्या होता है कि इसका जो होना चाहिए ये जो है इसका अनुपात बराबर होना चाहिए। अनुपात मतलब क्या, पहला रेखा का दिक् अनुपात क्या है L है, और दूसरा रेखा का दिक् अनुपात क्या है L1 है। तो ये L बटा L1 इसका जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए M बटा किसका, M1 का, और बराबर किसका, N बटा N1 का। ये होता है समांतर होने का, ये होता है कंडीशन जो है, ये समांतर होने का होता है शर्त, समांतर होने का शर्त। और इसके पहले जो हम बताए थे आपको कि ये जो शर्त बताए थे ये आपका क्या था, लंबवत होने का शर्त था। ठीक है, यानी इसमें ऑप्शन देख लेंगे L बटा L1, M बटा M1 और N बटा N1। ये देखिए ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी में सही है। अब कह रहा है क्या, क्वेश्चन 6 का देखते हैं। कह रहा है क्या, यदि कोई रेखा धनात्मक नियामक अक्षों के साथ अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती है, अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती है, तो हम लोग को लिखना है क्या, यहाँ बताना है साइन स्क्वायर अल्फा में उसका क्या वैल्यू आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा में उसका क्या वैल्यू आएगा। तो हम लोग तो ये नहीं पढ़े, हम लोग ये पढ़े हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा।
ये जो होता है इसका वैल्यू कितना होता है 1, लेकिन जितना भी दिया गया है सब साइन स्क्वायर में दिया गया है। तो हम लोग ऑलरेडी फार्मूला पढ़े हैं क्लास 10 में, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और बराबर कितना होता है 1। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। बताइए कोई परेशानी यहाँ तक? अब इसमें क्या काम कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और फिर कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए सबको लिखेंगे तो 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में तो कितना हो गया 3, और माइनस यहाँ से कर लेते हैं हम लोग कॉमन। क्या आता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस यहाँ से क्या हो गया साइन स्क्वायर गामा। सब था माइनस में, लेकिन यहाँ से माइनस हम ऑलरेडी कॉमन कर चुके हैं, और बराबर कितना हो गया 1। अब ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा को उस तरह भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा 3 है इधर, और उधर प्लस में 1 है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में 1, और उधर चला गया क्या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया आपका वैल्यू, यहाँ से वैल्यू आपका आ गया कितना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना, 3 में से 1 गया कितना हो गया 2 हो गया। यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना हो गया 2 हो गया। ये ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ठीक है, अगर आप लोग को किसी को स्क्रीनशॉट इसमें लेना होगा तो आप ये सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो गया आपका आधा तक, और आपका ये हो गया। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर कौन सही था, सी ऑप्शन सही था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, एक सच की दिक् कोज्याएं होती है। ये आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं। देखिए जेड अक्ष का जब दिक् कोज्या पूछा था तब क्या किए थे, जेड वाला का वैल्यू 1 रखे थे, और जब एक सच का दिक् कोज्या पूछेगा तो एक सच का वैल्यू 1 रखेंगे, और जब वाई अक्ष का अगर पूछे तो किसका वाई का वैल्यू कितना रखेंगे 1 रखेंगे। तब एक सच का पूछ रहा है तो देखिए आपका पहले हम बता चुके हैं इसको, तो एक सच का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 1 होगा, बाकी जो बचे हुए होंगे उसका वैल्यू कितना होगा 0। वो ऑप्शन किस में जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। देखिए यहाँ 1 0 और 0 है। आगे बोल रहा है क्या, एल एम एन एक सरल रेखा है। एल एम एन जो है एक सरल रेखा है, तो इसका दिक् कोज्या का क्या शर्त होता है। तो एल एम एन अगर सरल रेखा है तो इसका दिक् कोज्या का जो शर्त होता है वो होता है कितना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 होता है, जो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अब 9 में चल रहे हैं, कह रहा है क्या, बिंदु 4 है 3,7, 4, 3,7, इसका ऑप्शन डी हो गया। और एक बिंदु है 1, -1, -5। अब कह रहा है इसके बीच का हम लोग को क्या निकालना है, दूरी निकालना है। बताओ इसको अगर हम ए कह देते हैं, इसको हम बी कह देते हैं, तो ए बी के बीच का क्या निकालना है, दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी ये क्लास 10 में भी हम लोग पढ़े हैं। क्लास 10 में क्या होता है कि वहाँ सिर्फ 2 अक्ष होते हैं, एक्स और वाई। यहाँ जो है एक्स अक्ष भी है, वाई भी है, और क्या है जेड भी है, तीनों निर्देशांक है, एक्स वाई जेड तीनों है। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र जो यहाँ बनता है वो क्या बनता है, यहाँ दूरी सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या होता है z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये होता है आपका फार्मूला। तो ये देखिए हो गया x1, ये y1 और ये क्या हो गया z1, ये हो गया x2, ये हो गया y2 और ये आपका हो गया z2। तो अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं, कह रहा है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू कितना 1 और x1 का वैल्यू कितना 4 है, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू कितना -1 और y1 का वैल्यू कितना 3, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1, z2 का वैल्यू कितना है -5 है और माइनस z1 का वैल्यू कितना है 7, इतना का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब बताइए यहाँ से 1 में से 4 चला गया तो -3 का होल स्क्वायर, -1 और -3 -4 का होल स्क्वायर, -7 और -5 का होल स्क्वायर यानी -12 का होल स्क्वायर। यहाँ से करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9
और यहाँ से 4 का स्क्वायर जो है कितना 16 और 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। 144 और 16 ये हो गया 160। 160 और 9 कितना हो गया 169। और आप लोग जानते होंगे 169 जो होता है वो 13 का वर्गमूल होता है। किसका वर्गमूल होता है 13। यानी ये ए और बी के जो बीच का दूरी हो गया वो ए और बी का बीच का दूरी कितना आ गया 13, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कहाँ मिल रहा है सी में मिल रहा है। ठीक है, अब 10वां का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी सरल रेखा का दिक् अनुपात दिया है। क्या दे दिया है दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात जो दिया है वो कितना दे दिया है, दिक् अनुपात दे दिया है 1,3,5। तो इसका हम लोग को निकालना है दिक् कोज्याएं। इसका हम लोग क्या निकालना है दिक् कोज्याएं। तो दिक् कोज्याएं निकालने के लिए क्या करते हैं, अभी आप लोग को बताए थे कि पीछे एक क्वेश्चन था, इसमें आपका दिक् कोज्याएं निकालने के लिए क्या करता है, जो दिक् अनुपात रहता है उसको लिखते हैं और बटा में जो भी दिक् अनुपात दिया रहता है उसका अंडर रूट में वर्ग का योगफल करके क्या करते हैं लिख देते हैं। ठीक है, तो सेम जस्ट वही काम यहाँ भी करना है। दिक् अनुपात में क्या लिखेंगे, दिक् अनुपात में दिक् अनुपात कितना है 1 है, लेकिन हम लोग को लिखना क्या है, हम लोग को दिक् कोज्या निकालना है। तो यहाँ से लिख देंगे दिक् कोज्याएं। दिक् कोज्याएं क्या आएगा 1 बटा अंडर रूट में क्या बोले हैं जो दिक् अनुपात दिया है सबका वर्ग कर दो, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस कितना का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। उसी तरीका से किसका करेंगे, फिर उसी तरीका से अब नेक्स्ट वाले करेंगे। नेक्स्ट में कितना है 3, तो इसका लिखेंगे 3 और फिर जितना 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस कितना 5 का स्क्वायर। जस्ट सेम वैसे ही 5 और बटा क्या करेंगे अंडर रूट कितना 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ से करेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 कितना हो गया 34 और 1 का स्क्वायर कितना आ गया 35, यानी 1 बटा रूट 35। उसी तरीके से इसका करेंगे तो 3 बटा रूट 35 और जब इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 बटा रूट 35, यानी 1 बटा रूट 35, 3 बटा रूट 35, 5 बटा रूट 35। वो आपको ऑप्शन नंबर किसे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। इसका सबसे इजी तरीका बनाने का क्या है कि आप जो भी दिया है दिक् अनुपात उसका वर्ग ले लीजिए, बिना पेन चलाए हुए भी इसको सोल्व कर सकते हैं। उसका वर्ग ले लीजिए तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 1 10 और 5 का स्क्वायर 25, 10 और 25 को हो गया कितना 35 और जितना रूट 35 आया है और सब में उतना से रूट 35 में भागा दीजिए तो कितना हो जाएगा 1 बटा रूट 35, 3 बटा रूट 35 और 5 बटा रूट 35, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कहाँ मिलेगा ए में मिलेगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करते रहिएगा। हम इसी तरह का जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के आपके पास आते रहेंगे। ठीक है, ताकि आपका ये जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे, जो भी चैप्टर जैसे ही डिस्कशन हो आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब कह रहा है क्या, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है क्या, एक सरल रेखा 2, -1, 3 से गुजरती है और उसके दिक् अनुपात 3, -1 और 2 है, तो इस रेखा का समीकरण। ये जस्ट जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के तरह है। देखिए आप बिल्कुल 4 के तरह है। इसमें बस अंतर क्या है, इसमें अल्फा बीटा और गामा था और इसमें कितना है 2, -1 और कितना है 3 है। लेकिन चलिए फिर से हम बताते हैं इसको। अब फिर आगे इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग फिर सोल्व नहीं करेंगे, वो आप लोग के लिए देंगे ताकि आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सके। ठीक है, तो यहाँ से पहले देखते हैं हम लोग क्या कि कह रहा है क्या, सरल रेखा का समीकरण बोल रहा है। तो बताइए सरल रेखा का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, अभी लिखे थे हम पीछे। सरल रेखा का समीकरण होता है x - x1 बटा a, या फिर अल्फा भी लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर y - y1 बटा b और बराबर z - z1 और बटा क्या लिखते हैं c। जहाँ x1 y1 z1 क्या होता है, x1 y1 z1 वो होता है कि वो रेखा किस बिंदु से पास कर रही है। ठीक है, तो ये जो रेखा है वो बिंदु कहाँ से पास कर रही है, 2, -1 और 3 से। किस से पास कर रही है, ये जो रेखा है ये रेखा कहाँ से गुजर रही है, रेखा 2, -1, 3 से गुजरती है, 3 से गुजरती है। और अगर कोई रेखा किसी बिंदु से गुजरती है तो वो रेखा जो होता है उस बिंदु को संतुष्ट करना चाहिए। संतुष्ट करना चाहिए मतलब क्या, उसमें उसका वैल्यू पुट करने पर अब वैल्यू आना चाहिए। तो देखिए क्या हो गया, x - x1 बोल रहा है, x1 का वैल्यू कितना हो गया 2 और बटा a। इसके बाद y - y1, y1 का वैल्यू कितना -1, तो माइनस ये और ये माइनस हो गया तो माइनस यहाँ लिख देते, चलिए एक बार और लिखते हैं -a अब बटा b और z - z1, z1 का वैल्यू कितना है 3 और बटा कितना हो गया c। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि इसका देखिए क्वेश्चन में दिक् अनुपात भी दे दिया है। दिक् अनुपात a, b और c को बोलते हैं। तो कितना हो गया x - 2 और दिक् अनुपात कितना कितना दिया है, देखिए x - 2 और दिक् अनुपात बोल दिया है 3,
-1 2, यानी ए का जो वैल्यू दिया है वो ए का वैल्यू दे दिया है कितना 3, बी का वैल्यू दे दिया -1 और सी का वैल्यू दे दिया है 2। तो इसमें पुट कर देंगे x - 2 और बटा 3, और फिर y माइनस माइनस प्लस 1 और बटा b, b का वैल्यू कितना है -1 है और बराबर z -3 और बटा c, c का वैल्यू कितना है 2 है। यानी ये ऑप्शन किसे मिल रहा है x - 2 बटा 3 y + 1 बटा -1 z -3 बटा 2। ये देखिए ऑप्शन नंबर आपको b में मिल रहा है, यानी 11वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, b सही होगा। चलिए अब बिना वक्त गवाए हुए हम लोग बढ़ते चल रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। 11वां क्वेश्चन पहुंच गए हैं। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x - 1 बटा l इज इक्वल टू y + 2 बटा m इज इक्वल टू z - 4 और बटा n, और एक दिया गया है रेखा, वो है क्या x + 3/2 इज इक्वल टू y - 4 बटा 3 इज इक्वल टू z/6। इतना दिया गया है, कह रहा है एक दूसरे के समांतर होगी। तो अभी आप लोग को सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपको हम समांतर होने का शर्त ऑलरेडी बता चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर किसमें 5 में। समांतर होने का शर्त क्या होता है कि उसका जो आना चाहिए दिक् अनुपात जो होना चाहिए उसका अनुपात निकाल करके सेम आना चाहिए, बराबर आना चाहिए सबका, ठीक है। तो अगर यहाँ से इसका दिक् अनुपात देखें तो इसका दिक् अनुपात l का मान अगर हम l ही रखते हैं, L1 इसको बोल देते हैं, इसको बोलते हैं L1 हो गया, यहाँ से आ जाएगा ये आपका क्या L1 हो गया, M1 का मान कितना हो गया m हो गया, और N1 का मान कितना हो गया n हो गया। और इससे देखते हैं L2 का मान कितना आएगा 2, M2 का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और N2 का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कैसे निकाले वैल्यू L1 M1 N1, और ये क्या हो गया L2 M2 N2, ठीक है। अब क्या होता है समांतर होने का शर्त आप लोग को ऑलरेडी हम बता चुके हैं। समांतर होने का शर्त, समांतर होने क्या होता है शर्त, इसका जो दिक् अनुपात होना चाहिए उनका अनुपात क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, यानी L1 बटा L2 इज इक्वल टू M1 बटा M2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए N1 बटा N2 होना चाहिए। तो बताइए L1 का वैल्यू कितना है L है, और बटा L2 का वैल्यू कितना 2 है, M1 बटा M2 M1 का वैल्यू कितना m है, और M2 का वैल्यू कितना है 3 है, और N1 का वैल्यू कितना है n है, और N2 का वैल्यू कितना है 6 है। अब क्या काम करेंगे, यहाँ से कोई दो उठा करके और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते जाइए, ठीक है। हम 2 उठाते हैं, यहाँ से ये दोनों को हम लेते हैं कितना L/2 इज इक्वल टू M/3, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए तो बताइए 3 से किए L में तो कितना हो गया 3L, और 2 से किए M में तो कितना हो गया 2M। उसी प्रकार से अब ये दोनों को लेकर करते हैं M/3 इज इक्वल टू N और बाई कितना हो गया 6, इंटू कर लीजिए, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, 6 से किए m में कितना हो गया 6m, और 3 से किए n में तो कितना हो गया 3n। यहाँ से 3 से कट गया 3 दूना 6, यानी n का जो वैल्यू आ गया वो किसके बराबर आ गया 2m के बराबर, 2m के बराबर। तो देखिए यहाँ से ये दोनों, इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों को हम लोग लेकर चलते हैं तो 3l है 2m के बराबर, और 2m है किसके बराबर n के बराबर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं क्या 3l जो है वो किसके बराबर है 2m का, 3l जो है किसके बराबर 2m का, और 2m जो बराबर है किसके है n का, यानी ये जो है बराबर तीनों आपस में बराबर है, यानी हो गया कितना 3l इज इक्वल टू 2m और इज इक्वल टू n हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन आपको मिल रहा है किसमें, ये ऑप्शन मिल रहा है आपको b में मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। अब कह रहा है क्या कि बिंदु दिया गया 0, -1, 3, 0, -1, 3 दिया गया है, और एक तल दिया गया है। तल जो है वो क्या है, तल दिया गया आपका 2x + y - 2z + 1 बराबर 0। कह रहा इस पर वो लंब है, इस पर क्या है लंब की इकाई है, इस पर लंब की इकाई, मतलब इस पर हम लोग को क्या निकालना है लंब का मान निकालना है, इसका लंबाई जो है उसको लंब का क्या निकालना है इकाई निकालना है। तो क्या होता है इसका फार्मूला, लंब का इकाई के लिए क्या कैसे निकालते हैं, होता है क्या ax1 + by1 और प्लस cz1 और प्लस होता है क्या cz1 और प्लस आपका क्या होता है d होता है, ठीक है। cz1 और बटा क्या हो जाता है d, और बटा अंडर रूट में क्या होता है, अंडर रूट में a² + b² और प्लस क्या होता है c² होता है, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं, देखिए ये कितना है a b और c आप देख लीजिएगा, ये आपका हो गया a का वैल्यू 2 हो गया, b का वैल्यू y के आगे कुछ नहीं तो कितना है 1 है, और c का वैल्यू कितना है -2 है, और यहाँ पर d का जो वैल्यू है वो कितना है 1 है, d का वैल्यू 1 है, और x1 y1 z1 क्या है तो x1 हो गया, ये हो गया y1 और ये आपका हो गया z1। तो आप सबका वैल्यू पुट करते हैं इसमें,
कैसे निकलेगा, ए का वैल्यू कितना है 2 इंटू x1 का वैल्यू 0 प्लस b इंटू y1, b का वैल्यू कितना 1 और y1 का वैल्यू कितना है -1 प्लस सी z1, c का वैल्यू कितना है -2 और गुने z1 का वैल्यू कितना है 3 और प्लस d का वैल्यू कितना है 1 और बटा अंडर रूट में क्या करा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर और सी है कितना -2 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये आपका 2 इंटू 0 कितना हो गया 0, 1 इंटू -1 कितना हो गया -1 और -2 गुने 3 कितना हो गया -6 और फिर प्लस 1 का हो गया +1 और बटा 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 5 और फिर 2 का स्क्वायर 4 तो 5 और 4 कितना हो गया 9, यानी आपका हो गया √9। ये बताइए 1 से ये कट गया तो यहाँ से हो गया -6 बटा √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है और ये मॉड लगा हुआ है। मॉड मतलब क्या होता है कि इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये प्लस में निकलेगा तो हो गया 6 बटा 3, 3 से आपका हो गया 3 दूना 6, यानी इसका बीच का इसका जो लंब का लंबाई होगा वो कितना होगा, ये आपका होगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है डी में है। कोई परेशानी इस तक है अभी तक? अगर कोई परेशानी ना हो तो आप वीडियो देखने के बाद नीचे जो है वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप उन सभी क्वेश्चन को फिर से बोलिएगा, हम फिर से जो है एक नए वीडियो में उन सभी क्वेश्चन का फिर से अच्छे तरीके से डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बोल रहा है क्या, तल दिया गया एक 3x प्लस 4y और प्लस कितना दिया गया 5z -6 बराबर 0 है, पर लंब के दिक का अनुपात बताना है। पर लंब का किसका बताना है, दिक अनुपात बताना है, ठीक है। तो दिक अनुपात बताने के लिए क्या काम करते हैं, बहुत ईजी होता है। इसमें x का आगे कितना है 3 है, y के आगे कितना है 4 है और z का आगे कितना है 5 है, तो इसका जो दिक अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 3, 4, 5। अगर कोई तल दिया गया है ax प्लस by प्लस cz और प्लस d, क्या दिया गया है ax प्लस by प्लस cz और प्लस d बराबर 0, इस रूप में एक तल दिया गया है। और अगर आपसे इसका दिक अनुपात पूछे तो दिक अनुपात क्या होगा, a होगा, b होगा और क्या होगा c होगा, ठीक है। तो बस जस्ट वही काम यहाँ किए, a का मान कितना है 3, b का वैल्यू 4 हो जाएगा और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ये आपका दिक अनुपात 3, 4, 5, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, एक समतल दिया गया 2x - 3y - 6z और -3 और बराबर क्या है 0 बराबर 0 के अभिलंब का दिक कोज्याएं हैं। इसके अभिलंब का क्या पूछ रहा है, दिक कोजिया बताने के लिए बोल रहा है। तो बताइए सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, दिक अनुपात निकाल लेंगे। तो दिक अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, दिक अनुपात, ये आपका दिक अनुपात अभी निकालने बताए थे। देखिए कैसे, x के आगे वाला कितना है 2, y के आगे वाला वो कितना है -3 है और z के आगे वाला कितना है -6 है, ठीक है। ये दिक अनुपात हो गया। लेकिन हम लोग को दिक अनुपात नहीं बोला है, क्या बोला है, दिक कोज्याएं। ये दिक कोज्याएं कैसे निकालते हैं, अभी वो ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं आगे। ये जो 2 रहता है पहले 2 लिखते हैं और अंडर रूट में जो भी रहता है उसका वर्ग करके और प्लस करके लिखते हैं, 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर। जस्ट सेम वही काम करेंगे, -3 और बटा जो इसका आएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 4 29, 29 और 9 कितना हो गया 38 हो जाएगा 29। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर आपका हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 का अच्छा 6 है दिया गया ना, तो यहाँ से हो जाएगा -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर कितना 36, 36 9 45, 45 और 4 कितना हो गया 49 और 49 का वर्गमूल करेंगे तब कितना आ जाएगा 7 और जस्ट वही आ जाएगा -6 बटा 7। और इसको जब सोल्व कर रहे थे तो ये कितना आ जाएगा 2 बटा, ये आपका आ जाएगा 2 बटा 7 और ये आ जाएगा -3 बटा 7 और ये आपका -6 बटा 7। ये ऑप्शन देख लीजिए कितना है, 2 बटा 7 -3 बटा 7 -6 बटा 7। ये ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है, यानी 15 जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं अब किसमें, 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, वाई एच की दिक को जाएं। फिर से देखिए उसी तरह क्वेश्चन है, वाई एच की दिक को जाएं। ये अब हम क्वेश्चन नहीं बताएंगे, ये आप लोग खुद बताइएगा, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। वाई एच की दिक को जाएं यानी वाई एच में कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए और बाकी जो भी है उसमें क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो बताइए ऑप्शन कौन सही होगा, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन का क्या बोल रहा है कि एक 2 बिंदु दिया गया, एक है x1 एक है y1, x1 y1 z1, एक बिंदु ये है और एक बिंदु जो और है वो क्या है x2 है, y2 है और z2 है।
अब कह रहा है इस दोनों बिंदु को मिलाने वाला रेखा, इस दोनों बिंदु को मिलाने वाला रेखा का दिक् अनुपात बताना है। क्या बताना है? दिक् अनुपात इसका बताना है। तो इसका जो दिक् अनुपात होता है वो किस प्रकार से निकालते हैं? इसका दिक् अनुपात का निकालने का तरीका क्या है? x अक्ष को x साथ माइनस कीजिए, y अक्ष को y के साथ और z अक्ष को z के साथ, यानी क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, ये हो गया x के लिए। फिर y के लिए क्या होगा? y2 माइनस y1 और z के लिए क्या होगा? z2 माइनस z1। इस प्रकार से करके हम लोग दिक् अनुपात ज्ञात करते हैं, यानी 17 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अभी तक हमने इधर जितना भी 17 क्वेश्चन था सबका डिटेल डिस्कशन किया, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लगातार शेयर करते चलिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है क्या? दिया गया है 4x, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि 4x प्लस 3y और 4x प्लस 3y और माइनस z प्लस 1 बराबर 0 पर लंब तल का समीकरण ज्ञात करना है हम लोग को। अब इस पर हम लोग को लंब तल का समीकरण हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले यहाँ से क्या काम करेंगे? इसका दिक् कोज्याएं हम लोग निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? यहाँ से हम लोग जो है वो दिक् कोज्याएं ज्ञात कर लेंगे। दिक् कोज्याएं कितना है? 4 है, 3 है और कितना है? -1 है। 4, 3 और -1 है इसका दिक् कोज्याएं, ठीक है। अब यहाँ से क्या काम कर सकते हैं कि इसका जो दिक् कोज्याएं निकाल करके आया है वो अगला का भी देख लेंगे, दिक् कोज्याएं निकाल करके। अगला जो भी समीकरण दिया गया उसका भी हम लोग दिक् कोज्याएं निकाल के देख लेंगे और निकाल करके, और लंब के लिए बोला है तो लंब के लिए क्या होना चाहिए? दोनों का जो अदिश गुणनफल होना चाहिए, यानी दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर, 0 के बराबर होना चाहिए। और देखते हैं अगर आ गया तो वो ऑप्शन वालों का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए का चेक करते हैं, x माइनस 5y माइनस 11z प्लस 7 बराबर 0। तो इसका दिक् कोज्या क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा 1 आ जाएगा और फिर कितना होगा? -5 और फिर कितना हो जाएगा? -11 हो जाएगा। तो अगर इसको हम L1 M1 N1 बोलते हैं, इसको L2 M2 N2 बोलते हैं, तो क्या होता है? लंबवत होने के लिए शर्त, लंबवत होने के लिए शर्त क्या होना चाहिए? लंबवत होने के लिए शर्त होना चाहिए L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2, ये जो होना चाहिए बराबर किसका? 0 के बराबर होना चाहिए। L1 L2, L1 का वैल्यू कितना? 4 हो गया, L2 का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया, M1 M2, M1 का वैल्यू कितना? 3 और M2 का वैल्यू कितना? -5, N1 N2, N1 का वैल्यू कितना? -1 और M2 N2 का वैल्यू कितना? -11। यहाँ से सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 4, ये प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, -3 बचे कितना हो गया? 15 और माइनस माइनस प्लस 1 गुने 11 कितना हो गया? 11। तो 11 और 4 कितना हो गया? 15 माइनस 15 बराबर क्या हो गया? 0। तो यही ना होता है L1 L2 M1 M2 N1 N2, इसको मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करने के बाद अगर 0 आ गया यानी वो क्या है? लंबवत है, और अगर नहीं आया यानी वो लंबवत नहीं है। आप उसी तरीके से ऑप्शन बी को भी और ऑप्शन सी को भी चेक कर सकते हैं। जब ऑप्शन बी को चेक कीजिएगा तब पर भी 0 नहीं आएगा, और जब ऑप्शन सी को भी चेक कीजिएगा तब पर भी 0 नहीं आएगा। यानी इसका जो ऑप्शन होगा 18 का, वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में। कह रहा है क्या कि एक तल दिया गया है। तल क्या है? तल दिया गया है 2x माइनस 3y और प्लस 4z बराबर 6 है, ठीक है। और इसका बोल रहा है क्या? मूल बिंदु से दूरी के बारे में बात कर रहा है। इसका जो बात कर रहा है वो कहाँ से बात कर रहा है कि मूल बिंदु से जो है इसका दूरी कितना है। तो मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु पहले क्या होता है? मूल बिंदु की अगर बात किया जाए तो उसका निर्देशांक क्या होता है? 0, 0, 0, ठीक है। और दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या सूत्र का प्रयोग करते हैं? इसमें प्रयोग करते हैं तल के साथ अगर बिंदु का कोई दूरी है तो उसको निकालने के लिए ax1 प्लस by1 प्लस cz1 और प्लस d, और बटा में क्या करते हैं? √a² प्लस b² प्लस c² से इसका मोड लेते हैं, ठीक है। तो x1 y1 z1, देखिए x1 y1 z1 जो होता है वो बिंदु का निर्देशांक होता है, और बिंदु का निर्देशांक क्या है? 0, 0, 0। तो x1 का वैल्यू भी 0, y1 का वैल्यू भी 0 और z1 का वैल्यू भी 0। तो उसको जब a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब पर भी 0 आएगा, y के को 20 इस b के साथ करेंगे तब पर भी 0 आएगा, और इसको c के साथ करेंगे फिर भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो बचेगा सिर्फ क्या? d। तो d का जो वैल्यू है d ये वाला है, तो d का वैल्यू कितना है? 6 है, और बटा √ में क्या बोल रहा है? a² b² c²। तो a का वैल्यू कितना है? 2 का स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है? -3 का स्क्वायर, और c का स्क्वायर, c जो है वो कितना है? 4 का स्क्वायर है। इसका हम क्या ले लिए? मॉड ले लिए। यहाँ से हो गया 6 बटा 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर कितना? 9, और
4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। तो यहाँ से आ गया 6 बटा 16, 9 कितना हो गया 25, 25 और 4 कितना हो गया √29, यानी आ गया आपका आंसर 6 बटा √29, जो कि आपको मिल रहा होगा देखने के लिए ऑप्शन नंबर किस में, सी में मिल रहा होगा। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत हो रहा है? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 19 तक जो है हम लोग पूरे अच्छे तरीके से डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, देखिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिए होंगे। चलिए इस पेज का देख लीजिए। ठीक है, इसका भी ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलते हैं अगला, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कितना दिया गया है देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो दिया गया है क्या, कि यदि तल है AX प्लस BY प्लस CZ और प्लस D बराबर 0, इसके समांतर जो है एक रेखा दिया गया क्या, x माइनस 2/3 y माइनस 3/4 और बराबर क्या है z माइनस 5/6। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को मान निकालना है किसका, इसका हमको मान निकालना है। ठीक है, तो इसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका निकाल लीजिए पहले a, इसका जो दिक अनुपात आएगा वो क्या आएगा, a आएगा, b आएगा और क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ठीक है, A, B और C आ जाएगा इसका, और इसका जब हम लोग निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, 4 और कितना आ जाएगा 6। देखिए 3, 4 और ये आ गया 6। अब दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए वो 0 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या काम करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, इसके लिए जो है वो कुछ इस प्रकार से करेंगे। A जो है इसका गुना होगा किसके साथ, 3 के साथ, तो कितना हो गया 3A, और फिर B का गुना करेंगे किसके, 4 के साथ, तो हो जाएगा कितना 4B, और फिर C का गुना करेंगे 6 के साथ, तो हो जाएगा कितना 6C, और बराबर हो गया कितना 0, यानी 3A प्लस 4B और प्लस 6C बराबर 0। ये आपका ऑप्शन नंबर किसे मिलेगा, C में मिलेगा, 20 का C। आगे नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है क्या कि 2, -3, -1। ठीक है, ये एक बिंदु दिया गया है और इसका तल से दूरी पूछ दिया है, जो कि तल का समीकरण है वो कितना है, 2x माइनस 3y प्लस 6z और प्लस 7 बराबर कितना है 0। देखिए इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। हमेशा दूरी के लिए कहेगा, तल से दूरी निकालने के लिए, तो तल से दूरी निकालने का फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला ये, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 और प्लस d, और बटा में क्या हो जाता है √a² प्लस b² और प्लस क्या होता है c²। और ऑलरेडी बता चुके हैं a b c का मान कैसे निकलता है। ये आपका a का मान हो गया, ये आपका b का मान हो गया, ये आपके c का मान हो गया, ये आपका d का मान हो गया, और ये हो गया x1, ये हो गया y1 और ये आपका हो गया z1। सबका वैल्यू पुट कर देना है केवल इसमें। a का वैल्यू कितना हुआ 2, x1 का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना -3 और गुने y1 का वैल्यू कितना है -3 और प्लस c का वैल्यू कितना है 6 और z1 का वैल्यू कितना है -1 और प्लस है d का जो वैल्यू है वो d का वैल्यू कितना है 7 और बटा √a² प्लस b² प्लस c²। a का वैल्यू 2 का स्क्वायर, b का वैल्यू -3 का स्क्वायर और c का वैल्यू 6 का स्क्वायर। कोई परेशानी यहाँ तक? सब केवल वैल्यू पुट कर दिए हैं। तो 2 दूना 4, -3 दिया 9 और 6 में से करेंगे कितना होगा -6 और प्लस 7 और बटा में √2 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और ये हो गया आपका 4 40 और 9 कितना हो गया 49। यहाँ से आपका देख लीजिए 9 7 16, 16 4 20, 20 में से आपका जो है 20 में से आपका 6 चल गया, तो 20 में से आपका 6 चल गया तो कितना बच गया 14 और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, तो 7 से 7 दूना 14, यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, कारण नियामक के रेखाओं के साथ बराबर झुकी हुई सरल रेखा का दिक् कोज्या, बराबर अगर कोई सरल रेखा झुका हुआ है तो इसका दिक् कोज्या क्या होगा। ठीक है, बराबर झुका हुआ है तो मान लेते हैं कि एक अक्ष के साथ अल्फा झुका हुआ है, वाई अक्ष के साथ बीटा झुका हुआ है और जेड अक्ष के साथ जो है वो क्या झुका हुआ है गामा झुका हुआ है। ठीक है, एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा और जेड अक्ष के साथ क्या घुसा हुआ है गामा है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया क्या अल्फा बीटा और गामा आपका ये एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कौन है, ये आपका वाई अक्ष के साथ बनाया गया कौन है और ये आपका जेड अक्ष के साथ बनाया गया कौन है। ठीक है, और हम कुछ ऐसा ही मान लेते हैं एक वेक्टर, ये मान लेते हैं आपका
एक्स ये हो गया आपका आई कैप प्लस जे कैप और प्लस क्या कर दिए के कैप, ठीक है। ऐसे ही एक वेक्टर मान लिए। अब इसका दिक् कोज्या निकालेंगे तो कैसे निकलता है, इसका अगर मॉड देखें, मॉड क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या आता है जेड स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, इसके आगे भी एक, इसके आगे भी एक, इसके आगे एक, सब का एक है तो एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब बताइए कॉस अल्फा निकालेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, इसके आगे कितना है, एक है और बटा इसका मॉड कितना है, √3, तो 1/√3। इसका निकालेंगे तो इसका भी कितना आएगा, 1/√3 और अगला इसके आगे कितना है, एक है और नीचे में सबका तो मोड बराबर ही आएगा तो 1/√3 1/√3 1/√3 ये सब जो है बराबर कोण बना रहे हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन से होगा, डी होगा सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, 2x प्लस 3y माइनस 4z और प्लस क्या है 8 बराबर 0, इसके समांतर तल का समीकरण होगा। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। जब भी समांतर तल का समीकरण बोले निकालने के लिए तो क्या काम कीजिए, x वाला y वाला और z वाला सेम रहता है, ठीक है, समांतर तल में। बस अंतर जो होता है ये जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, बस कांस्टेंट टर्म में अंतर होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो देखिए इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो ये कह रहा है 2x प्लस 3y, ये देखिए माइनस 4z है, लेकिन प्लस कितना है 4z, ये ऑप्शन यहीं पे खत्म हो गया। क्या बोले हैं कि x y और z वाला सब क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए और केवल अंतर होना चाहिए तो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट मतलब जिसके साथ कुछ लगा हुआ नहीं है। तो देखिए 2x प्लस 3y प्लस 4z, ये माइनस है ये प्लस हो गया, यहाँ पर ये खत्म हो गया, हट गया, यानी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखते हैं 3, ये 2x का रहा है, ये 3x का दिया, यहाँ खत्म हो गया। ये कह रहा है 2x प्लस 3y माइनस 4z, देखिए 2x प्लस 3y माइनस 4z यहाँ तक सेम आ रहा है और क्या बोले थे, कांस्टेंट टर्म में अंतर होना चाहिए। तो देखिए कांस्टेंट के जगह पर यहाँ क्या दिया है k, अगर k का वैल्यू हो जाए 8 नहीं हो बाकी कुछ और भी रहेगा तो ये जो दिया गया समीकरण है ये इस समीकरण इस तल के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। उसी तरह से देखिए 2x प्लस 3y और माइनस 4z, मतलब x वाला y वाला और z वाला तीनों मिल रहा है और फिर कांस्टेंट टर्म देखिए ये 8 है, ये कितना है 15 है, तो कांस्टेंट टर्म क्या बोले हैं, अलग होना चाहिए। तो जिसका कांस्टेंट टर्म अलग होगा वो आपका समांतर तल का समीकरण होगा। तो ये आपका ऑप्शन डी भी होगा और ऑप्शन क्या होगा, सी भी होगा, क्योंकि इसमें k दिया गया है तो k का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो जो 23 नंबर क्वेश्चन है वो उसका हो जाएगा सी और डी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा, कभी भी समांतर तल का समीकरण लिखने आए तो क्या काम करें कि x y और z तीनों सेम होगा, ठीक है। बाकी जो अंतर होगा वो सिर्फ अंतर किस में होगा, कांस्टेंट टर्म में अंतर होगा, ठीक है, बाकी और किसी में अंतर होने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा है, P एक बिंदु है 1, 2, 3 है, ठीक है, और एक है समीकरण x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3, एक तल का समीकरण है। किसका समीकरण है, ये है तल का समीकरण। तो हम लोग को क्या निकालना है, तो कह रहा है क्या, इस पर जो Q लंब जो आएगा उसका क्या निकालना है, उसका दूरी निकालना है, उसका लंब पाद निकालना है कि कितना होने वाला है, ठीक है। तो ये देखिए क्या दिया गया है। तो सबसे पहले दूरी निकालने का फार्मूला तो आप लोग को हम ऑलरेडी बता चुके हैं पहले से, क्या होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बटा अंडर रूट क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस क्या हो जाता है c स्क्वायर हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो देखिए a के आगे इसके आगे कितना है, 1 है तो 1 लिख दिए इंटू x1 का वैल्यू भी कितना है 1 है, इसके आगे कितना है 1 है और y1 का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया और c का वैल्यू कितना है, इसके आगे 1 है और z1 का वैल्यू कितना है 3 है और बटा में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो a का वैल्यू कितना है, देखिए a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू भी 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा तो e हो गया किसका cz1 और प्लस होता है d, तो d को अगर इस तरफ लेकर के आएंगे तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, माइनस कितना है 3, यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू 1 कितना हो गया 1 हो गया, 1 इंटू 2 कितना हो गया 2 हो गया और 1 इंटू 3 कितना हो गया 3 और -3 और बटा में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी √3, ये 3 से ये 3 क्या हो गया कट गया, ऊपर आ गया कितना, ऊपर जो आ गया वो 3 अब बटा नीचे में √3, ये √3 से ये 3 कट गया कितना बार में √3 बार में, यानी इसके बीच का जो दूरी होगा वो PQ जो है इसके बीच का जो दूरी होगा वो कितना आ जाएगा √3 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर इसका 24 का बी सही, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 24 तक हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 25 में।
धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर निकलते हम लोग चल रहे हैं। 25 क्या कह रहा है, 25 में बोल रहा है कि बिंदु दिया गया 3,4,5 3,4,5 है और उसका हम लोग से पूछ दिया है एक अक्ष से दूरी। कौन से अक्ष से दूरी? एक अक्ष से दूरी पूछ दिया है। तो जब भी कोई अक्ष से पूछे तो उस अक्ष को छोड़ दो, ठीक है। एक अक्ष से दूरी पूछा है ना, तो एक अक्ष से जब दूरी पूछेगा तो लिखेंगे क्या, एक अक्ष से दूरी। एक अक्ष से दूरी निकालने का तरीका क्या होता है, √y² + z²। एक अक्ष से बोला है तो x को छोड़ दो, बाकी जो है उसको लिख लेना है, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू देखिए x है, y है, z है, तो y का वैल्यू है 4, तो हो गया 4 का स्क्वायर, और z² का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर। तो बताइए 4 का स्क्वायर 16, अब 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 कर दिए, रूट कितना हो गया 41, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कहाँ मिल रहा है, सी में, यानी 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। कह रहा है क्या, मूल बिंदु से बिंदु इसका दूरी पूछ रहा है। तो मूल बिंदु का निशान क्या होता है, 0,0,0 होता है, और इस बिंदु का क्या दिया गया, -3,4,5। ये दोनों के बीच में हम लोग को दूरी बताना है। तो बताइए फिर से वही निकालना है, इसको अगर हम ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, तो हम लोग निकाल लेंगे क्या, ए बी के बीच का दूरी। और ए बी के बीच का दूरी कैसे निकालेंगे, तो ए बी का बीच का जो दूरी हो जाएगा वो बस दूरी सूत्र से फार्मूला, जो कि दूरी सूत्र हम लोग 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या होता है z2 - z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से, तो बाकी तो सब ये तो x1 y1 z1 ये 0 है, तो केवल आएगा क्या, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर, तो x2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और z2 कितना है 5 का स्क्वायर। यहाँ से हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आपका वैल्यू आ गया कितना, ये आ गया 25 और 16 कितना हो गया 41, 41 और 9 कितना हो गया √50। √50 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5 × 5, 5 5 25 और 25 दूना 50, अंदर 2 5, एक 5 बाहर निकल जाएगा, अंदर रहेगा कितना 2, यानी इसका वैल्यू आएगा 5√2, यानी इसका जो ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, किसी सरल रेखा का दिक् अनुपात 1,3,5, ये दिया गया है क्या, दिक् अनुपात दिया गया है कितना 1,3,5, 1,3,5 हम लोग को निकालना है दिक् को ज्याएं। तो अब इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो आप इतना क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं कि इसका आंसर देख कर कैसे ही बताना है। कैसे बताना है, क्या बोले हैं, एक लिखो, जितना भी है सबका वर्ग करके जोड़ दो, वर्ग करके क्या कर दो, जोड़ दो, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। नेक्स्ट 3 लिखेंगे और फिर जितना है सबका तो सेम ही आएगा, 1 + 9 + 25, और उसी तरीका से 5/1 + 9 + 25। आप देख लीजिए 1/25 और 9 कितना होगा 34, 34 और 1 कितना होगा √35। यहाँ से 3 इसका भी जस्ट कितना आएगा √35, और ये 5 और बटा रूट कितना हो गया 35। ये आप देख लीजिए ऑप्शन किसमें मिल रहा है, ये आपका ऑप्शन जो है ये ऑप्शन आपका ए में है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि दो सरल रेखाएं का दिक् को जहाँ L1 M1 N1 है और L2 M2 N2 है, तो उनके बीच का कोण क्या होगा। तो उनके बीच का कोण यानी हम लोग निकालते हैं cos थीटा से। cos थीटा क्या होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस क्या होता है N1 N2, और यही होता है। और इसी में क्या होता है, लंबवत हो जाता है, तो यहाँ पर थीटा कितना होता है 90, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। उस वक्त होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर क्या होता है 0। वो लंबवत होने के लिए होता है, लेकिन अगर एंगल बोलेगा तो एंगल निकालते हैं cos थीटा बराबर L1 L2 M1 M2 और प्लस N1 N2, यानी यहाँ से ऑप्शन आपका जो हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जस्ट इसी क्वेश्चन में कह रहा है क्या, लंबवत होने का शर्त पूछ दिया है, तो ये कितना है L डैश और ये कितना है L, तो कितना होगा L L डैश M M डैश N N डैश बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन भी आप देख करके ही बता सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 28 का हो गया सी और 29 का जो हो गया वो 29 का आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में 29 का आंसर क्या हो गया, L L डैश प्लस M M डैश प्लस N N डैश और बराबर क्या हो गया 0। 30 में चलते हैं, कह रहा है क्या 7x प्लस 4y माइनस 2z प्लस 5 बराबर क्या है 0।
इसका अभिलंब का दिक् अनुपात पूछा है। ये आप लोग को हम कितना बार बता चुके हैं। देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी और बराबर 0 अगर इस रूप में रहे, इस रूप में कुछ रहे, तो ये a हो गया, जो b हो गया और जो c हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं दिक् अनुपात बोलते हैं। तो बताइए यहाँ से a के सामने कितना लिखा हुआ है 7, b के सामने कितना लिखा हुआ है 4 और c के सामने कितना लिखा हुआ है -2। तो 7, 4, -2 जो होगा वो कहलाएगा इसका दिक् अनुपात, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 देखिए सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर ये है, ये आपका सेम जो है वो किसके तरह है, सेम क्वेश्चन नंबर आपको दिख जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 24 की तरह है। ठीक है, 24 की तरह है या फिर बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरह है। तो जिस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 21 बनाए हैं उसी तरीका से आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 31 बनाइएगा। ठीक है, तो इसका आप लोग जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये क्वेश्चन आप लोग के लिए हम छोड़ रहे हैं, और इसका जो है आप लोग इसका आंसर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और फिर हम चेक करेंगे कि आप लोग का जो वीडियो जो आप आंसर दिए हैं वो आपका सही है या फिर आपका आंसर जो है वो गलत है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 32 में। कह रहा 4, 3, 7 और 1, -5 के बीच का दूरी। देखो इस तरह का भी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। दो बिंदु के बीच का दूरी निकालने के लिए क्या किए थे, अभी देखिए जैसे मूल बिंदु था, यहाँ पे कौन सा बिंदु था, मूल बिंदु था, लेकिन मूल बिंदु की जगह पर कितना है 4, 3, 7 है। दूरी सूत्र बस यही लगाना है, जो दिख रहा है यहाँ पर, ये दूरी सूत्र बस यही लगाएगा। और ये भी क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए हम होमवर्क छोड़ रहे हैं। ये दोनों काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है कि दो समतल दिया गया है, दो समतल है, एक समतल का समीकरण है 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर कितना है 4, और दूसरा समतल है 4x प्लस 6y प्लस 8z और बराबर कितना है 12। तो जब भी दो समतल दिया हो रहा है तो प्रयास कीजिएगा कि दोनों समतल को एक तरह से लिखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 2x प्लस 3y प्लस 4z के रूप में है, तो इसको भी प्रयास उसी रूप में कीजिए। तो बताइए ये इस रूप में लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है। कैसे, 2 कॉमन कर लेते हैं यहाँ से। अगर 2 कॉमन करेंगे तो 2x प्लस कितना होगा 3y और प्लस कितना होगा 4z और बराबर हो गया कितना 12। यहाँ से देखिए 2 से 2 छक 12। देखिए 2x प्लस 3y प्लस 4z, 2x प्लस 3y प्लस 4z। अगर ये हमारा फर्स्ट वाला था तो ये हमारा हो गया सेकेंड वाला। अब कह रहा है क्या, इसके बीच का दूरी निकालना है। तो इसके बीच का दूरी कैसे निकालते हैं, इसके बीच का दूरी निकालने का होता है दो समतल के बीच का दूरी, दो समतल के बीच का दूरी। फार्मूला क्या होता है d2 माइनस d1, d2 माइनस d1, अब बटा क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है सी स्क्वायर। तो d2 माइनस d1, d2 का वैल्यू कितना है 6 है, और d1 का जो वैल्यू है वो कितना है 4 है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए का जो वैल्यू है वो कितना है आपका 2 है, बी का वैल्यू कितना है 3 है, और सी का जो वैल्यू है वो आपका कितना हो गया 4 का स्क्वायर। तो इस तरह से किए तो 6 में से 4 गया कितना हो गया 2, और बटा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से कितना आ गया 2 बटा 9 और 4 कितना हो गया 13, 13 और 16 कितना हो गया 29, यानी 2 रूट कितना आ गया 29 हो गया। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। जब भी पूछे कि दो समतल के बीच का दूरी कितना होता है कितना d2 माइनस d1 और बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मॉड लेते हैं। ठीक है, और d2 माइनस d1 क्या होता है, तो जो कॉन्स्टेंट टर्म दोनों में दिख रहा है दोनों कॉन्स्टेंट टर्म, उसका अंतर लेना है, और बाकी जो 2, 3, 4 ये जो आगे लिखा हुआ है, ये जो दिक् अनुपात लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करके और क्या कर देना है जोड़ देना है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 33 था उसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है कि एक समतल दिया गया है 2x माइनस वाई प्लस 4z बराबर कितना है 5, और एक समतल दिया गया 5x माइनस 2.5 वाई और प्लस 10z और बराबर कितना है 6। तो कह रहा है कि दोनों लंब है, समांतर है, क्या है चेक करना है। तो हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। लंब होने का कंडीशन क्या होता है कि दोनों के जो एक L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर क्या होना चाहिए 0 करके देखते हैं। पहले हम लोग चेक करते हैं लंबवत के लिए। तो जब लंबवत के लिए चेक करेंगे, लंबवत होने के लिए तो क्या होता है L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2 और बराबर होना चाहिए 0। चेक करते हैं L1 का वैल्यू कितना 2, L2 का वैल्यू कितना 5,
m1 का वैल्यू इसके आगे कितना है, -1 है, ठीक है, और m2 का वैल्यू कितना है, -2.5 है, ठीक है। आगे n1 का वैल्यू जो है वो 4 है और n2 का वैल्यू कितना है, 10 है। तो 2 × 5 = 10 हो गया, और इसको प्लस और माइनस माइनस कितना हो गया, 2.5, और 4 दहें कितना हो गया, 40। तो 40 और 10 50, 50 में से कितना चल गया, -2.5, तो ये आ जाएगा कितना, -47.2, -47.5 आ गया, ठीक है। तो बताइए ये जो है वो 0 के बराबर है, नहीं बराबर है, यानी जो पहला कह रहा था कि परस्पर लंब होंगे, यानी ये परस्पर लंब तो नहीं है, ये खत्म हो गया। सेकंड क्या कर रहा है, लंब नहीं होता, क्या बोल रहा है, समांतर चेक करने के लिए। तो समांतर चेक करने के लिए तुम लोग को बताए हैं L1/L2 = M1/M2 और = क्या होना चाहिए, N1/N2 होना चाहिए। मतलब इसका जो अनुपात होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। तो बताइए L1 का वैल्यू कितना, 2, L2 का वैल्यू कितना, 5, M1 का वैल्यू कितना, -1, M2 का वैल्यू कितना, -2.5, और N1 का वैल्यू कितना, 4, और N2 का वैल्यू कितना है, 10 है। देखिए ये माइनस से माइनस कट गया, ये दशमलव को ऊपर भेजेगा, 10, 5 दूना 10 और 5 × 5 = 25। बताइए 2 दूना 4 और 2 × 5 = 10। देखिए सब बराबर आ रहा है, 2/5 बराबर 2/5 और बराबर 2/5। तो यानी ये जो है किसका कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, समांतर होने का जो कंडीशन होता है उस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। यानी 34 का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। और 33 का जो ऑप्शन था वो कौन सा था, डी था। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोल रहा है, XY तल का समीकरण। तो अगर कोई भी तल का समीकरण बोले तो जिसमें जो नहीं रहेगा उसका जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। तो बोला है XY तल, तो इसमें कौन नहीं है, Z नहीं है, यानी हो जाएगा Z = 0, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है। चलिए वीडियो लंबा हो गया है, ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ तक 35 तक डिस्कस कर चुके हैं इसमें। और अभी जो है इसमें कितना क्वेश्चन बाकी है, 62 क्वेश्चन है, हम लोग 35 तक डिस्कशन कर लिए हैं। तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 62 तक जो है उसका डिटेल डिस्कशन किया हुआ रहेगा। और इसमें आपका 2 क्वेश्चन हम छोड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32, उस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप इसको कीजिएगा, बनाइएगा, और बना करके और आपके इसके कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, ताकि पता चल पाए कि आप इस वीडियो से कितना सीखे हैं, क्या पाए हैं, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, वो आपको पता चल सके, ठीक है। और जितना भी हम क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं आप लोग अच्छे तरीके से फिर से क्या काम कीजिए, उसको फिर से एक एक क्वेश्चन करके बनाइए, और जो भी जहाँ पे फार्मूला आया है उस फार्मूला को याद जरूर रखिएगा। क्योंकि अगर आप ये ऑब्जेक्टिव पूरा डिस्कशन को अच्छे तरीके से देखते हैं, 1-1 मिनट देखते हैं, एक एक चीज़ों को बारीकी से देखते हैं, तो आपको ये हम विश्वास दिलाते हैं कि एग्जाम में आने पर आपको एक भी क्वेश्चन जो है आपको इससे छूटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना आगे हम लोग समय को बढ़ाते हुए हम लोग आज इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, जो कि जिसमें क्वेश्चन नंबर 36 से 62 तक जो है डिस्कशन किया हुआ रहेगा। चलिए दैट्स ऑल, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया होगा आप लोग को तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर करते रहिए, ताकि ये जो कंटेंट है अगर अच्छे आगे लोगों के पास पहुंचेगा तब तो हम लोग को लगेगा। और आप कमेंट बॉक्स में अपना राय भी देते रहिए, ताकि हम लोग को पता चले कि हम लोग को कंटेंट जो है वो किस तरीके का है, कितना लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, कितने लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल।